If you are new in our channel, thanks for stopping and do subscribe my channel as well with bell icon. So let us start the video. So फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेरियस अथॉरिटीज ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सबसे पहले बताऊंगा कंस्ट्रक्शन साइट क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट को हम सिविल कंस्ट्रक्शन साइट भी बोलते हैं या सिंपली साइट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मैं साइट गया था, मैं साइट नहीं गया था, मैं साइट से आ रहा हूँ, मैं साइट जा रहा हूँ। तो साइट सिंपली बोलते हैं जहाँ पे हमारा काम चल रहा है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम सिंपली साइट भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज होती है जो डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीनियर इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के कंधों पे सारी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी होती है कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, कैसे ये सब मॉनिटर करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। दे आर बैचलर्स इन मैनेजमेंट और मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम करते हैं और ये सारे जितनी भी बाकी अथॉरिटी है ना, इनको ये हेल्प करते हैं, इनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर सारा कुछ दारो मदार होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। तो सेकंडली हमारे पास है साइट इंजीनियर। ठीक है, तो साइट इंजीनियर क्या होता है? साइट इंजीनियर सारा टेक्निकल काम को हैंडल करता है। हमारी साइट में जितने भी टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व करता है और ड्राइंग को देख के चेक करता है कि हमारे साइट में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। सारे टेक्निकल इश्यूज को कौन सॉल्व करता है? साइट इंजीनियर। तो अगर आप साइट इंजीनियर है, आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैं लाया हूँ, जो पॉइंट्स मैंने लाए हैं वो साइट इंजीनियर के लिए लाए हैं, तो जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो साइट इंजीनियर सारा टेक्निकल काम निभाता है और साइट इंजीनियर जो है बाकी चीज़ें भी देखता है। जो हमारे लेबर हैं ये प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे नहीं, इनको सेफ्टी गाइडलाइंस देने का काम होता है। ठीक है, साइट इंजीनियर। और ये देखता है कि प्रॉपर ये हेलमेट पहना है या नहीं, शूज़ पहने हैं या नहीं, ग्लव्स पहने नहीं, ये प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को हमें मद्देनजर रखना है। इसलिए लेबर जो है इनकी सेफ्टी का हमें ख्याल रखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से रन होगा। ठीक है, तो साइट इंजीनियर यही सारा काम करता है। लेबर की अटेंडेंस, कितने लेबर आज काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा काम भी साइट इंजीनियर कर रहता है। और साइट इंजीनियर जो है ये डेली बेसिस पे साइट पे विजिट करता है, साइट का सारा कुछ जो सीन है, वो जो क्या सीन चल रहा है वो देखता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रैक्टर। ठीक है, कंट्रैक्टर क्या होता है? जितनी भी मशीनरी हमें जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे या जितना भी मटेरियल हमें जरूरत होता है, ठीक है, तो इनका सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो कंट्रैक्टर पे होती है। तो कंट्रैक्टर की डील होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में साइट इंजीनियर भी हेल्प करते हैं। तो ये इनके साथ डील करते हैं, भाई हमें इतना मटेरियल चाहिए, इतनी व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो ये इनको प्रोवाइड करते हैं कंट्रैक्टर। तो वैसा सारा इनका खेल होता है कंट्रैक्टर का, इनके साथ अच्छी तरह बननी चाहिए। ठीक है, अगर कंट्रैक्टर के साथ आप अच्छे से डील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मटेरियल पे कास्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मशीनरी चाहिए, जैसे आपको व्हीकल चाहिए, पोकलैंड हो गया, आपका डंपर हो गया, टिपर हुआ, जिसमें आप सीमेंट या मटेरियल सोर्स से साइट पे लाते हैं। ठीक है, तो कंट्रैक्टर पे आपको फोकस करना है, इनसे अच्छी तरह से डील करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेसन एंड लेबर्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का प्रोजेक्ट होते हैं। अगर हमारे लेबर नहीं होगा, हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो सारा जो काम है लेबर का है, लेबर को प्रॉपर गाइडलाइंस देना और लेबर को सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाना। ठीक है, और उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो साइट इंजीनियर का काम होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी अथॉरिटीज हमारे साइट पे सब मिलके पूरे प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक क्या करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे ये सारी अथॉरिटीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स मैं लाया हूँ एक्चुअली वो साइट इंजीनियर के लिए। ठीक है, एज अ साइट इंजीनियर कुछ पॉइंट्स मैंने भी यहाँ पे जो नोटिस किए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मैंने मिस किया था वो मैंने यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर आपके पास सीमेंट लाया हुआ है साइट में, तो आपने एज अ साइट इंजीनियर फर्स्ट चेक करना है कि उसका मैन्युफैक्चर डेट कब है, और अगर मैन्युफैक्चर डेट 3 महीने से ज़्यादा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके 3 महीने हो गए हैं सीमेंट को, उस सीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। सो उसको हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी देगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे अच्छे से हमारे प्रोजेक्ट में वो सक्सेसफुल सीमेंट नहीं होगा। ठीक है, वो हमने रिजेक्ट करना है।
सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन 5% इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंक्रीट मिक्स। अगर सैंड, रेत, उसका मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा है, मीन्स उसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट है, नमी है, तो हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मिक्स में ब्लीडिंग हो जाएगी। पानी ऑलरेडी ज़्यादा है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। तो ऐसे सीमेंट को भी हमें, सैंड को भी यूज़ नहीं करना है कंस्ट्रक्शन में। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ड्यूरिंग कंक्रीट वर्क फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट shouldn't be greater than 1.5 मीटर और 5 फीट एज पर आईएस 456/2000। जब हम अपना मिक्स तैयार करते हैं कंक्रीट का, उसके बाद पोरिंग की टाइम आती है, कास्टिंग की टाइम आती है, तो हमें जो जिस हाइट से हम उसको गिराते हैं या पोर करते हैं, वो हाइट 1.5 मीटर या 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे कंक्रीट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट कवर इन आरसीसी इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट स्टील बार्स फ्रॉम रस्टिंग और कोरेजन। हम कंक्रीट में कवर प्रोवाइड करते हैं, तो कवर पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। वहां मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है, कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, नॉमिनल कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, किस स्ट्रक्चर में कितना देते हैं, जैसे हमारा स्टील, जैसे हमारा हुआ स्टेयरकेस, कॉलम, बीम, रिटेनिंग वॉल, इनमें कितना कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करना चाहिए, सारा डिस्कस किया है। और इनमें डिफरेंस क्या है, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, वो सारा डिस्कस किया है, वहां से देख लेना। ठीक है। तो कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो स्टील है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में स्टील आएगा तो उसमें जंग लगता है। ठीक है, जिससे हमारा स्टील खराब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूज मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स फॉर स्क्वायर कॉलम। हमें जब हम स्क्वायर कॉलम बना रहे हैं साइड पे, तो कम से कम 4 बार स्टील के यूज करने हैं विथ 12 mm डाया। 12 mm मिनिमम डाया होने चाहिए उन बार्स का, और 4 यूज करने हैं फॉर स्क्वायर कॉलम। और सर्कुलर कॉलम में हमें 6 बार यूज करने हैं विथ मिनिमम 12 mm डाया। ठीक है। यूज फॉर्मूला d²/162 टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ स्टील इन kg पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको स्टील बार्स का वेट फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। d हुआ डायामीटर, यहाँ पे अगर आपके बार्स 12 डाया के हैं तो आप यहाँ पे 12 पुट करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि उस बार की लेंथ क्या है। अगर 1 मीटर है तो 1 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 मीटर की निकालनी, जितनी भी मीटर की आपको यूनिट वेट निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। ठीक है। फिर आपको डेंसिटी मिलेगा, यूनिट वेट मिलेगा kg पर मीटर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द थिकनेस ऑफ डीपीसी शुडंट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर और 4 इंच। या देखो, थिकनेस क्या होती है, मोटाई, वो मोटाई हमें 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं देना है। ठीक है, मिनिमम 2.5 सेंटीमीटर। डीपीसी क्या हुआ, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है। जब हमारा जो हमारे ब्रिक वर्क होते हैं, अगर ब्रिक वर्क कांटेक्ट में आ जाए सॉइल के, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर होता है, तो वो ब्रिक वर्क एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू कैपिलरी एक्शन, और वो वाटर फिर क्या होता है, हमारे दीवार में, घरों के दीवार में अपीयर होता है, जिसको हम डैम्पनेस बोलते हैं। उस डैम्पनेस को रोकने के लिए हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर, डीपीसी लगाते हैं, उसके ऊपर एक थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं 2.5 सेंटीमीटर या 4। जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पे हम इस थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो एक कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं, उसमें एक केमिकल यूज करते हैं जो डैम्पनेस को स्टॉप करता है। ठीक है, पानी के ट्रांसफर को रोकता है, उस केमिकल को हम ऐड करते हैं, फिर ये लेयर हम बिछाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम इज कॉल्ड टाइस। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, देखो ये मेरी कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम के ये 4 बार्स हैं, सपोज इस तरह मेरी कॉलम है, ठीक है, तो ये मेरी कॉलम है, तो इस कॉलम में 4 बार्स इस तरह प्रोवाइड की, इसका क्रॉस सेक्शनल बनाता हूँ, 1 2 3 4 बार्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं, ठीक है। इन 4 बार्स को बांधने के लिए, अपनी पोजीशन में रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, 8 mm के एक बार से इन सारों को बांधता हूँ ताकि ये मेन बार जो अपनी पोजीशन पे रहे। इन बार्स को कॉलम के केस में हम क्या बोलते हैं, टाइज बोलते हैं, ठीक है, टाई बोलते हैं। उसके बाद द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बीम इज कॉल्ड स्टीरअप, और यही स्टीरअप 8 mm के, यही जो ये मेरी बीम है, इसमें हम इस तरह क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ये मेन बार्स अपनी पोजीशन में रखें। इनको इन केस ऑफ बीम हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टीरअप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बार बेंडिंग शेड्यूल।
BBS क्या हुआ, बार बेंडिंग स्केड्यूल या शेड्यूल, इस प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग रीइंफोर्समेंट बार्स इनटू शेप्स सजेस्टेड बाय इंजीनियर्स। ठीक है, BSS होता है, एक प्रोसेस होता है, इसमें हम बार्स को कट करते हैं, बेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, तो ये सजेस्ट करते हैं जनरली साइट में कौन, इंजीनियर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, द क्यूरिंग पीरियड ऑफ RCC इज 28 डेज। यहाँ पे 21 मान के चलते हैं, 21 दिन तक हम RCC की क्यूरिंग करते हैं। जनरली PCC की क्यूरिंग हम 7 दिन तक करते हैं। 7 दिन में हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो 70% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करता है। उसके बाद हम करते हैं तो 99% 15 दिन तक अगर क्यूरिंग करेंगे 99% वो गेन करता है। ठीक है, तो RCC के केस में 21 दिन मैक्सिमम कर सकते हैं हम क्यूरिंग। अब बात आ रही है डेड लोड की। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड एक्चुअल में सेल्फ वेट होता है, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज परमानेंट लोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल बात कहना चाहूंगा। डेड लोड ये मेरी बीम है, ठीक है, इस बीम के नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम मानो, तो इस बीम का जो अपना सेल्फ वेट है, इस बीम का जो भी वजन है वो इसका डेड लोड कहेगा। ठीक है, डेड लोड। और ये जो डेड लोड है ये बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एग्जांपल है डेड लोड। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm या 5 इंच मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए हमारी स्लैब की। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर बार्स ऑफ डाया 36 mm और ओवर। लैपिंग क्या हुआ? 2 बार्स को जोड़ना, ठीक है, ओवरलैप करना। ये मेरा एक बार है, दूसरे बार को जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो हमने किया इसको ओवरलैप। ठीक है, इसको हम सिंपली लैपिंग बोलते हैं। तो ये जो जितनी लंगेथ में हमने इनको ओवरलैप किया उसको बोलते हैं हम लैप लंगेथ। तो जिन बार्स का डायामीटर, जिन बार्स का ये डायामीटर 36 mm या 36 mm से ज्यादा है वहां हम क्या करते हैं, लैपिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं वहां पे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि हम यहाँ पे ओवरलैप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेन बार्स इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। जो मेन बार्स हम स्लैब में यूज कर रहे हैं, मेन बार्स, उनका डायमीटर 8 mm होना चाहिए। अगर हम HYSD यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्मेशन बार्स अगर यूज कर रहे हैं तो उनका डाया क्या होना चाहिए, 8 mm। और अगर हम प्लेन बार्स यूज कर रहे हैं तो 10 mm उनका डाया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन टुवर्ड्स बेसमेंट ओवर 3 मीटर शुड रिमेन स्टेपिड वन। जब हम एक्सकेवेट करते हैं, देखो एक्सकेवेशन का क्या प्रोसेस है, ये एक्चुअली जियो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें अगर सॉइल को एक्सकेवेट करना है तो सबसे पहले हम सफाई करते हैं अपनी सॉइल की, जहां में हम एक्सकेवेशन को उसको क्लीन करते हैं, अनसोलिंग करते हैं, थोड़ा उसको डिग करके साफ करते हैं। उसके बाद एक्सकेवेशन करते हैं ट्रंच से या एक्सकेवेटर से, तो एक्सकेवेटर से हम क्या करते हैं, उसको एक्सकेवेट करते हैं। और जब हम 3 मीटर से नीचे जाएंगे तो हमें स्टेपिड फॉर्म में वो एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैन बी सेफली यूज्ड फॉर ए हाइट नॉट मोर देन 6 मीटर। कहने का मतलब है जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसकी हाइट 6 या 6 मीटर तक होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है वो अनसेफ है, तो 6 या 6 मीटर से कम सेफ है। क्या होगा, अगर हाइट ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर होगा, लेटरल प्रेशर, उसकी वजह से मूवमेंट जनरेट होगा। जो मोमेंट ऑफ ओवर टर्निंग होगा वो मोमेंट ऑफ ओवर टर्निंग की वजह से ये फेल हो जाएगा, ये ओवर टर्न होगा हमारा रिटेनिंग कैंटिलीवर रिटेनिंग हुआ। तो मिनिमम हमें कितना देना है, मैक्सिमम कितना देना है, 6 मीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट होती है फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बेसमेंट, यहाँ तक, इस तक। ठीक है, ये होनी चाहिए 6 मीटर और लेस। ठीक है, तो ये सेफ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि नेक्स्ट कंटेंट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्पॉन्स, योर लाइक्स, योर व्यूज एंड योर शेयर। सो आप अच्छे से ये करना, वीडियो को देख लेना, समझ लेना, फिर लाइक कर लेना। इफ यू वांट नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो लाते रहेंगे हम फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कमेंट में अगर कुछ लिखना चाहते हैं वीडियो के बारे में, टेल मी अबाउट माई कंटेंट थ्रू कमेंट्स. So we will be with next video in future. Till then, you take care.